सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जी के वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करंट अफेयर्स जनवरी 2025 जो पढ़ रहे थे उसका लेक्चर 2 हो जाएगा। मतलब वीडियो 2 है जो कि हम पढ़ रहे थे एमसीक्यू के बेसिस पर विथ स्टैटिक जीके, है ना। स्टैटिक जीके भी उसमें इंक्लूड है, उससे रिलेटेड जो भी हो सकता है। तो आपका एक करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, है ना। और उससे रिलेटेड जो भी जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जो होगा ना वो आपको मिल जाएगा। तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप वो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्यों? क्योंकि वहाँ 1 से लेकर 20 तक हो चुका, तो हम सीरियल वाइज रखे हैं क्योंकि वो लेक्चर 1 हो गया, तो एक वीडियो में 1 से लेकर 20 तक हो गया। अब यहाँ 21 से लेकर हम लोग 40 तक कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो आपको एक सीरियल वाइज ऑर्डर में मिल जाएगा, नहीं तो फिर होगा 1 से 20, फिर 1 से 20 कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, फिर वो करना पड़ जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम नंबरिंग ही अलग कर दिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम फ्लैग्ड ऑफ बाय द डिफेंस मिनिस्टर इन जनवरी 2025, है ना। बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है हमारे कंट्रीज़ के लिए, जो कि हमारे कंट्री में थोड़ा सा जो सिक्योरिटी है उसको और भी बढ़ाएगा, है ना। क्या नाम रखा गया है और ये कब किया गया था? जनवरी, और डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू किया गया था। नाम है नेत्रा, संजय, सुरक्षा और पराक्रम। तो आंसर हो जाएगा हमारा संजय। संजय नाम से ये जो बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम जो है ना वो चालू किया गया, फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यही है, देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह फ्लैग्ड ऑफ द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम बीएसएस। ध्यान में रखिएगा, बीएसएस का फुल फॉर्म भी आ सकता है आपको किसी भी एग्जाम में। बीएसएस बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय नाम से, SANJY संजय, ऑन जनवरी 24 24 जनवरी 2025 को किया गया इन न्यू दिल्ली। दिस सिस्टम इज डिजाइन टू इनहांस द इंडियन आर्मी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज ऑन द बैटलफील्ड। मतलब जो इंडियन आर्मी का जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज उसको बहुत ज़्यादा इनहांस करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, है ना। चलिए, तो एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या होगा। द संजय सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट टू मॉडर्नाइज इट्स डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव सिचुएशनल अवेयरनेस ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। मतलब ये क्या करेगा? हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेगा, ठीक है ना, इम्प्रूव करेगा। सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस पर वहाँ हम लोग को इंटेलिजेंस ये थोड़ा सा अच्छा करके देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजीज ये सब यूज़ किया गया है। It integrates advanced technologies like drones, radars and sensors to provide real-time intelligence. real-time intelligence देने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ लगाया गया है, जैसे बहुत सारी चीज़ से इसको रेगुलेट भी किया जा रहा है। तो ड्रोन हो गया, फिर रडार्स हो गया, सेंसर्स हो गया, बहुत हाई टेक्नोलॉजी सेंसर्स हो गया, ये सब यूज़ किया गया। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि ये हमारे इंडियन आर्मी और डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, नेक्स्ट में। When is the नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है भाई? तो 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी। आंसर है हमारा 25 जनवरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया सेलिब्रेटेड द 15th नेशनल वोटर्स डे ऑन जनवरी 25, 2025। 15th है, याद रखिएगा। दिस डे मार्क्स द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इंडिया इन 1950। इसी दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन रखा गया था, मतलब बना था। एंड एम्स टू इनकरेज वोटर पार्टिसिपेशन स्पेशली अमंग यंग वोटर्स। और इसका एम क्या था कि यंग लोग भी आए और अच्छे खासे वोट दे के जाए, है ना। EOI क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, दैट इज नेशनल वोटर्स डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 2011। स्टार्ट कब हुआ था? भले 1950 में बन गया था, जब फाउंडेशन रखा गया था, बट स्टार्ट हुआ था 2011 से नेशनल वोटर्स डे मनाना, टू कॉमेमोरेट द ECI's एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। द थीम ऑफ 2025, इस साल का थीम क्या था भाई? तो मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूड कर पाए, इवन यंग हो चाहे वो ओल्डर हो, है ना। 18 के बाद का ही लोग वोट देते हैं, तो सभी लोगों को लेकर आना है, इंक्लूड कराना है। तो ये था एम और थीम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हेन द नेशनल गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो ये कब होता है? 24 जनवरी, 24 फरवरी, 24 मार्च, अप्रैल 24। तो ये 24 जनवरी को, है ना, 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।
तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जनवरी 24 इन इंडिया। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ गर्ल्स, है ना, अवेयरनेस बढ़ाना है राइट ऑफ गर्ल्स एंड प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना है और राइट ऑफ गर्ल्स को भी थोड़ा सा अवेयर करना है। ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अलग अलग लेवल के क्राइम्स हो रहे हैं ऑन गर्ल्स, तो सरकार को थोड़ा सा ये मतलब और भी चौकन्ना और भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कानून को लेकर, खास करके लड़कियों के लिए, है ना। तो उन लोगों को सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई एग्जाम ओरिएंटेड देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2008 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2008 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया, बनाया गया था, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन से चलते आ रहा है, 2008 में ही स्टार्ट हुआ है। इट फोकसेस ऑन इशूज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ गर्ल्स। इसमें फोकस किस चीज़ का रखा गया है? तो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, हेल्थ ऑफ द गर्ल्स एंड न्यूट्रिशन फॉर गर्ल्स। ये बहुत ज़रूरी है अगर गर्ल को बहुत ही आगे लेकर आना है तो, है ना, गर्ल चाइल्ड को। अब देखिए जैसे होता है क्या कि बहुत सारे लोग हैं ना, थोड़ा सा क्या मतलब उनके थॉट में गर्ल्स के प्रति पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नहीं कह सकते उतना, हम यहाँ पर बोलना मतलब उचित भी नहीं होगा, लेकिन हाँ उन लोगों को आगे लेकर आना बहुत ज़रूरी है ना। मेरे हिसाब से तो वो लोग बैकबोन है भाई। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन है। 24 नंबर, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज डीप ओशन मिशन। इंडियाज डीप ओशन मेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन है, अंडर वाटर रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड एनहांसिंग नॉलेजेस ऑफ डीप सी इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है। तो नहीं, ये है हमारा आंसर, दैट इज अंडर वाटर रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन और इन्हांसिंग नॉलेज ऑफ डीप सी इकोसिस्टम, मतलब पानी के नीचे और भी क्या क्या रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर करना है, और नॉलेज ऑफ डीप सी इकोसिस्टम मतलब पूरे डीप सी इकोसिस्टम के बारे में जानना भी है कि अंदर और क्या क्या चल सकता है, क्या क्या इकोसिस्टम है उसके बारे में भी जानना। एक्सप्लेनेशन है, इंडियाज डीप सी ओशियन एम्स टू एक्सप्लोर अंडर वाटर रिसोर्सेज एंड इनहेंस नॉलेज ऑफ डीप सी इकोसिस्टम, ये तो हो गया। द मिशन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल, ह्यूमन ऑपरेटेड, ठीक है ना, ये ह्यूमनली ऑपरेटेड है, टू एक्सप्लोर डेप्थ ऑफ अप टू 6000 मीटर। 6000 मीटर मतलब सोच रहे सी लेवल में 6000 मीटर, 6 किलोमीटर लगभग नीचे जाना, ठीक है ना, उसके नीचे जाकर पता करना कि यहाँ क्या हो सकता है, चाहे क्या है, और उसको एक्सप्लोर करना इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट है इसी में EOI हमारा क्या है? द मिशन ऑफ पार्ट ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। ये जो मिशन है ना, ये पार्ट है क्या भाई? ब्लू इकोनॉमी का, है ना। मिशन इज द पार्ट ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्स। जो फोकस करता है किस पर भाई? कि ओशन रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूज करना है। इट ऑल्सो एम्स टू एक्सप्लोर, ये और भी क्या कर सकता है, मतलब हमारा ब्लू इकोनॉमी हो गया, चाहे ये वाला जो मिशन हो गया, ये क्या एम रखता है भाई? तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में, विच आर रिच इन मिनरल्स लाइक निकेल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज, ठीक है ना, इसके बारे में भी जानना है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर से। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जिसमें क्या क्या है भाई? तो निकेल है, कोबाल्ट है और मैंगनीज है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इन विच कैटेगरी हैज द इंडियन शॉर्ट फिल्म आहूजा, ठीक है ना, इंडियन शॉर्ट फिल्म आहूजा बिन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स 2025। इन विच कैटेगरी, एक मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, मतलब लाइव मूवी बोल सकते हैं उसको, आहूजा नाम से, अनुजा नाम से, सॉरी आहूजा बोल रहे हैं, अनुजा नाम से, ठीक है। तो नॉमिनेट किया गया ऑस्कर 2025, तो किस कैटेगरी में है भाई? तो बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंडियन शॉर्ट फिल्म अनुजा हैज़ बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन के लिए, है ना, लाइव एक्शन मतलब एक तरीके से समझ लीजिए पूरा का पूरा चीज़ लाइव चल रहा है, शॉर्ट फिल्म में। कैटेगरी for the 2025 Oscars. This nomination highlight the growing recognition of Indian cinema on the global stage. जिसके इस ये सब जब होता है ना तो पता चलता है कि हाँ भाई हमारा इंडियन सिनेमा कैसे ग्लोबली ग्रो कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ऑस्कर तक जा रहा है। आज नॉमिनेशन हो रहा है, कल हम लोग वो भी ले आएंगे, ऑलरेडी ला चुके हैं ऑस्कर्स, ऐसा नहीं है, बट ठीक है। नेक्स्ट है EOI इनका क्या है भाई? तो एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, द एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, मतलब
बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सब लोग का ड्रीम होता है, कोई भी मूवी बनाता है, कोई सॉन्ग बनाता है तो उसको लगता है कि मेरे को ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। इंडियन फिल्म्स लाइक गांधी एंड स्लम डॉग मिलियनेयर हैव प्रीवियसली वॉन ऑस्कर्स। गांधी मूवी, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी, ये सब ऑलरेडी जीत चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते 26 क्वेश्चन नंबर। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 23 टू द ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 23 एवरी ईयर टू ऑनर द बर्थ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड अ प्रोमिनेंट लीडर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? नेताजी वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 23, 1897। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, उसी के एवज में मनाया जाता है। इन कटक, उड़ीसा। ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। उन्होंने INA का निर्माण किया था जो ब्रिटिश के अगेंस्ट एकदम डट के खड़ा हुआ था, लड़ा भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द न्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर रॉ जूट फॉर द 25-26 मार्केटिंग सेशन? 2025-26 के लिए रॉ जूट का MSP क्या निर्धारित किया गया है? 5300 पर क्विंटल, 5650 पर क्विंटल, ये इतना 6000 पर क्विंटल, तो ये रखा गया है 5000। ये क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये चीज़ छोड़ दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा यहाँ पर। 5650 पर क्विंटल है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते थे। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज MSP फॉर द रॉ जूट फॉर 2025-26 मार्केटिंग सेशन हैज़ बीन सेट फॉर 5650, यानी कि एक क्विंटल का 5650 रुपये। दिस इंश्योर फेयर रेम्यूनरेशंस फॉर जूट फार्मर्स एंड सपोर्टर्स द जूट इंडस्ट्री। जो जूट फार्मर्स और जूट इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा मतलब अच्छा फेयर, उनको अच्छा प्राइस मिल पाए। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? MSP इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन एंड इंश्योर इनकम स्टेबिलिटी। MSP क्यों बनाया गया? क्योंकि जब प्राइस फ्लक्चुएशन हो तो उस एवज में भी, उस जगह पर भी जो फार्मर है उनको एक फिक्स प्राइस मिल सके। जूट इज़ ए की क्रॉप इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड असम। वेस्ट बंगाल और असम में जूट का क्रॉप प्रोडक्शन, ये जो है ना प्रोडक्शंस बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है, इवन एक्सपोर्ट भी होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द थीम फॉर द 76th रिपब्लिक डे परेड? 76th रिपब्लिक डे परेड के लिए थीम क्या था भाई? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है ना, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। Explanation: the theme for the 76th Republic Day Parade is in 2025 is स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, which translate to Golden India Heritage and Development। है ना, हेरिटेज और डेवलपमेंट मतलब हमारे इंडिया में कल्चर का कोई कमी है नहीं, बस उसी को थीम बनाया गया और 26 जनवरी यानी कि 76th रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया गया और थीम भी रखा गया। द परेड शोकेस इंडियन कल्चर, डाइवर्सिटी एंड प्रोग्रेस। पूरा का पूरा कल्चर को वहाँ पर दिखाया गया था, शो किया गया था, जो कि हमारे लिए तो और भी गर्व की बात है। हमारा कल्चर दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। EOI क्या है भाई? द रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड ऑन जनवरी 26 एवरी ईयर एट कर्तव्य पथ, न्यू दिल्ली। ठीक है ना, रिपब्लिक डे का जो होता है ना वो कर्तव्य पथ पर होता है। इट फीचर्स टैबुलेक्स फ्रॉम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारा झांकी निकाला जाता है, जो कि हो सकता है स्टेट्स के थ्रू, यूनियन टेरिटरीज के थ्रू और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के थ्रू, जो भी अपना चाहे। हाँ, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द नेम ऑफ द गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन दैट विल ओपन टू द पब्लिक फ्रॉम February 2 to March 30, 2025? मतलब 2 फरवरी से 30 मार्च तक के लिए ओपन किया गया है राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है सो। क्या नाम है उस गार्डन का? तो कंपनी गार्डन, अमृत उद्यान, रोज गार्डन और शालीमार बाग। तो नाम क्या है भाई? तो अमृत उद्यान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमृत उद्यान, द गार्डन एट राष्ट्रपति भवन विल बी ओपन टू द पब्लिक फ्रॉम February 2 to March 30। 2 फरवरी से 30 मार्च तक ओपन किया गया है। द गार्डन इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल फ्लोरल डिस्प्लेज एंड मुगल स्टाइल लैंडस्केपिंग। ठीक है ना, ब्यूटीफुल फ्लोरल डिस्प्लेज है, मतलब फूल तो खैर मत पूछे, बहुत ज़्यादा, और मुगल स्टाइल लैंडस्केपिंग को भी वहाँ पर दर्शाया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अमृत उद्यान वॉज प्रीवियसली नोन एज द मुगल गार्डन। ये पहले किस नाम से जाना जाता था? मुगल गार्डन के नाम से, अब उसको हटाकर चेंज कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया। इट इज़ ओपन टू पब्लिक ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में ओपन कर दिया जाता है, अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स, जो बहुत सारे विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा गार्डन भी है।
तो 30 मार्च तक ये खुला हुआ है। नेक्स्ट है 30, क्वेश्चन नंबर 30, द 10th एनिवर्सरी ऑफ विच गवर्नमेंट स्कीम वाज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 22, 2025, है ना। 10th एनिवर्सरी कौन सा स्कीम का हुआ है? 22 जनवरी को। आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान। तो बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP। Explanations. The 10th anniversary of the Beti Bachao Beti Padhao BBB scheme was celebrated on January 22, 2025. The scheme aims to protect, educate and empower girls in India. मतलब गर्ल्स को प्रोटेक्ट भी करना है, एडुकेट भी करना है और एम्पावर उनको आगे भी लेकर आना है, ठीक है ना। वो सब चीज़ के लिए ये है। और क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? तो BBB वाज लॉन्च इन 2015, 2015 में लॉन्च किया गया था, टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस समय चाइल्ड सेक्स रेशियो ना डिक्लाइन हो रहा था, तो बचाना, वो रोकना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी आया। एंड प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा देना था 2015। द स्कीम फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग द सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है ना, सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB को बढ़ाना था, एंड इंश्योरिंग गर्ल्स एजुकेशन, और गर्ल्स के एजुकेशन को भी इंश्योर करना था, ठीक है। तो हम लोग को इसमें सफलता मिला भी है, आगे भी डिस्कस कर लेंगे इसमें। देखिए, what was the sex ratio at birth SRB in India as per the data from 2023-24 under the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है। 918, 930, 940, 950, ये हो गया 930। अब 930 हुआ, इसमें हम लोग को सक्सेसफुल कैसे मिला, सक्सेस कैसे हुआ? देखिए, द सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB इन इंडिया इम्प्रूव फ्रॉम 918, 2014-15 में कितना था? 2014-15 में अगर देखा जाए तो ये था 918, अब हो गया है 930, तो कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया ना, अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। दिस रिफ्लेक्ट द सक्सेस ऑफ द स्कीम इन एड्रेसिंग जेंडर इम्बैलेंस, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, इस स्कीम का हम लोगों को एक्चुअल में फ़ायदा हुआ है और रेशियो कुछ डेटा बढ़कर आया है ना। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? SRB इज द नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न पर 1000 बॉयज। SRB का मतलब क्या है? सेक्स रेशियो एट बर्थ का मतलब क्या है कि प्रति 1000 लड़के पर कितने लड़कियों का जन्म हो रहा है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न पर 1000 बॉयज, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब लड़की लोग ज़्यादा जन्म ले रही है ना। हायर SRB इंडिकेट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, तो ये तो हम समझा ही दिए आपको, ठीक है। और लड़कियों का क्या योगदान रह सकता है पूरे अर्थ, पूरे समाज में, तो उसका तो खैर कोई कहना ही नहीं है ना। मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है, उनके बिना नहीं चल सकता। हम ऑलरेडी डिस्कस बोल चुके हैं कि शी इज़ द बैकबोन ऑफ द प्लैनेट अर्थ, है ना। नेक्स्ट है 32, who appointed the natural expert to resolve the dispute between India and Pakistan over the Kishanganga and Ratal hydroelectric projects, ठीक है ना। Who appointed the natural expert, कौन किया है भाई? तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। किसके किसके बीच में चल रहा है भाई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड अ न्यूट्रल एक्सपर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ध्यान में रखिएगा, किशनगंगा प्रोजेक्ट और रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर में ये विवाद चल रहा है। द डिस्प्यूट इज गवर्न बाय द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ठीक है ना। ये चल रहा है किसके इंक्लूडिंग में? इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी था ना, उसमें कोई वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, उसी को लेकर थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान में चल रहा है। तो उसके लिए एक बनाया गया न्यूट्रल एक्सपर्ट, किसके थ्रू? वर्ल्ड बैंक के थ्रू, है ना। EOI क्या है हमारा? द इंडस वाटर ट्रीटी डिवाइड्स द वाटर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी क्या करता है? जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी जो है ना, उसका पानी को बांटता है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया हैज़ द राइट टू यूज़ द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है ना। इंडिया के पास राइट है इस नदी का ईस्टर्न रिवर जो भी है, सतलज, बीज एंड रावी, वाइल पाकिस्तान हैज़ राइट्स ओवर द वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम और चेनाब, है ना। ईस्टर्न वाले में इंडिया का राइट है और वेस्टर्न वाले में पाकिस्तान का राइट है। और इस चीज़ में इन लोग लेके ना आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसको बचाने के लिए बीच में आ गया है, मतलब झगड़ा शांत करने के लिए वर्ल्ड बैंक, है ना। आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा क्या क्या है, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में सतलज है, बीज है और रावी है, और वेस्टर्न रिवर्स में इंडस है, झेलम है और चेनाब है। नेक्स्ट में आते हैं, विच ट्रीटी गवर्न्स द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। विच ट्रीटी, तो कौन सा ट्रीटी था भाई? तो इंडस वाटर ट्रीटी,
है ना, इंडस वाटर ट्रीटी। द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज गवर्न बाय द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ध्यान में रखिएगा, द ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड रेगुलेट्स द शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर बिटवीन द टू कंट्रीज। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? द ट्रीटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स कहा जाता है इसको। इट हैज सर्वाइव्ड मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारा हुआ, लेकिन उससे भी ये सर्वाइव कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, हु बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं भाई फिर से, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देख लेते हैं। वाज स्worn एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑन January 20, 2025। दिस मार्क द रिटर्न्स ऑफ द प्रेसिडेंसी आफ्टर प्रीवियसली सर्विंग फ्रॉम 2017 टू 2021। 2017 से 21 में भी यही थे, अब फिर से यह रिटर्न आ गया है जो बाइडेन को हटाकर, बोले तो हराकर। आते हैं यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड EOI में। ट्रंप इज अ मेंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, ये रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, एंड इज नोन फॉर इज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज के लिए नाम जाते हैं, सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद कोई। ही वॉज द फर्स्ट US प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस, है ना, 2019 एंड 2021। ये पहले प्रेसिडेंट है जिन्हें इम्पीच किया गया था 2019 में और 2021 में भी। ठीक है, चलिए भाई, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। Who was sworn as the vice president alongside Donald Trump in January 2025? अब डोनाल्ड ट्रंप बने प्रेसिडेंट तो कोई ना कोई वाइस प्रेसिडेंट है, तो कौन बने भाई? तो ये बने हैं JD वांस। ठीक है, JD वांस, इन पर बहुत सारा मीम भी बना हुआ है, बट मीम का बात ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। JD वांस, एक्सप्लेनेशन है, JD वांस, a US senator from Ohio, was sworn in as vice president alongside Donald Trump in January 2025. Vance is known as for his memoir Hillbilly Elegy and his conservative political views. Hillbilly Elegy, ठीक है ना, क्या नाम है, ठीक है, Hillbilly Elegy के नाम से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ये पॉपुलैरिटी आ गया है। हाँ, EOI देख लेते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? वांस इज अ राइजिंग स्टार फॉर द रिपब्लिकन पार्टी एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फॉर द ट्रम्प पॉलिसीज। ट्रम्प पॉलिसीज के बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, दैट्स वाई इनको आना ही था। ही वॉज इलेक्टेड टू द सीनेट एंड इन 2022। सीनेट हो गया, मतलब ये जो होता है ना अपर हाउस का मेंबर जो होता है ना, उन्हीं को सीनेट कहा जाता है वहाँ US में। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होता है ना, वहाँ अपर हाउस लोअर हाउस होता है, तो उसी के मेंबर को सीनेट बोला जाता है। नेक्स्ट है 36, क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट्स अप्रूव द मैनुअल एंड इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इन January 2025? दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये किया गया है। द उत्तराखंड स्टेट कैबिनेट अप्रूव द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC मैनुअल ऑन January 20, 2025, marking a significant step towards its implementations. The UCC aims to replace personal laws based on religion with a common set of laws for all citizens. ठीक है ना, मतलब UCC का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि एक लॉ बनाया जाएगा जो सभी के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए सेम रहेगा। ये सब चीज़ को बहुत दिन से चल रहा है, देखिए इस पर और भी क्या क्या काम होता है। EOI क्या है? द UCC इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज अंडर आर्टिकल 44, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो पढ़ते थे हम लोग पॉलिटिक्स में, उसी से रिलेटेड है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द UCC को लागू करने वाला उत्तराखंड जो हो गया ना, वो पहला स्टेट हो गया। ठीक है ना, जो कि बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। नेक्स्ट है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु अनाउंसेस द अप्रूवल ऑफ द UCC मैनुअल्स इन January 2000? इसको मर्ज कर देना चाहिए था उसी क्वेश्चन में, बट चलिए ठीक है, बन गया तो बन गया। ठीक है ना, कौन है चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के? तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है ना, यही है जो UCC मैनुअल को लॉन्च किए हैं। पुष्कर सिंह धामी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, अनाउंस द अप्रूवल ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC मैनुअल इन January 2025. धामी हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर द UCC इन द स्टेट। मतलब इनको लाने के लिए ये एकदम तय था कि हाँ मेरे को ये चीज़ यहाँ पर करना है ना। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? पुष्कर सिंह धामी बिकम द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड इन 2021। 2021 में ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनकर आए थे, कहाँ के भाई? उत्तराखंड के। ही इज अ मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, BJP के मेंबर है। नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटिटी लॉकर? एंटिटी लॉकर का प्राइमरी पर्पस क्या है?
है ना। तो मैनेजिंग बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट, जितना भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनेज करना, जैसे डिजी लॉकर था ना उसी तरीके से एंटिटी लॉकर है। तो एंटिटी लॉकर, द एंटिटी लॉकर इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च फॉर द गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग एंड वेरीफाइंग बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट्स। इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस पेपर वर्क। पेपर्स को रखना, सेव करना, उसमें बचा कर रखना, पेपर वर्क को कम करना, ठीक है ना। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें रख देना है, सिंपल है। और पेपर वर्क को कम करने के पीछे ये सब चीज़ बनाया गया है। तो अब डिजिटल है, डिजिटल इंडिया की तरफ चल रहा है, तो ये तो बनना ही है। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? एंटिटी लॉकर इज डेवलप्ड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, NEGD, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के थ्रू बनाया गया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का ही पार्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द एंटिटी लॉगर प्लेटफॉर्म। ये तो हम लोग देख ही लिए कौन क्या है भाई, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जितना भी ई गवर्नेंस यानी कि ऑनलाइन वाला जो हिसाब है ना, वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखने वाला जो कौन सा है भाई, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं बोलते, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, NEGD ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके अंडर में काम करता है भाई, तो MEITY में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट प्लेज ए की रोल इन प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, है ना। मतलब बहुत ही बड़ा रोल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इसका इंडिया में। Next, last but not least, question number 40, which country won both the women's and men's final of Kho-Kho World Cup 2025? That is India. इंडिया में मतलब फीमेल भी और मेल दोनों ही वर्ल्ड कप, जो से अलग अलग वर्ल्ड कप हुआ ना, दोनों वर्ल्ड कप इंडिया ही जीता है। India won both the women's and men's finals of the Kho-Kho World Cup 2025 held from January 13 to 19, 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में हुआ था गेम। This victory highlights India's dominance in the traditional sport of खो-खो, है ना। खो-खो में अपना डोमिनेंस, मतलब मेल में, फीमेल में, पूरे वर्ल्ड में हम सबसे आगे हैं भाई, सिंपल। EOI क्या है हमारा? खो-खो इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट दैट हैज गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन रिसेंट ईयर्स। इंटरनेशनल तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स था, बट ये रिसेंट ईयर्स में कुछ सालों में ये इंटरनेशनली रिकॉग्निशन इसको मिल चुका है, अच्छा आइडेंटिटी ले चुका है। द खो-खो वर्ल्ड कप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन। ये खो-खो वर्ल्ड कप किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो IKKF के थ्रू, इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस पहले का, ये 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा हम जनवरी का करंट अफेयर्स को निकाल के यहाँ पर रखने का कोशिश किए, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस होगा जनवरी का, वैसे ही हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो 2024 का है ना, शुरुआत से नहीं चलेंगे, जनवरी से नहीं चलेंगे, हम लोग दिसंबर से चलेंगे। अगर 24 का अगर लेंगे तो 24 का 1 दिसंबर से लेकर 30-31 दिसंबर तक चल जाएंगे। तो हम लोग को ना करंट में भी रहेंगे और थोड़ा सा पीछे पीछे बैक एंड में आते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। जनवरी से लेंगे तो हो सकता है जनवरी का कुछ इंपॉर्टेंस ना रहे, बट दिसंबर का तो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वहाँ से दिसंबर करेंगे, फिर नवंबर करेंगे, है ना, फिर अक्टूबर करेंगे, ऐसे करते करते जनवरी तक पहुँच जाएंगे। तो पूरा जनवरी भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे इसी सीरीज़ के अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लेक्चर 2 ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, उनको भी अच्छा मिल जाएगा कंटेंट। आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं, पक्का देख रहे हैं, है ना, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब बढ़ेगा तो हमको भी थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भी फटाक वीडियो आपके लिए लाते चले जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में, अगर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।